वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 27 आखिरी चट्टान। हमारे देश में एक से बढ़कर एक आकर्षक प्राकृतिक दृश्य है। बर्फ़ से ढके पहाड़, कल कल करती नदियाँ, झरने, हरे भरे जंगल, लहराते खेत, दूर दूर तक फैले हुए सागर। क्या इन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देखना चाहेंगे? यदि हाँ तो निकल पड़िए घर से बाहर किसी लंबी यात्रा पर। संसार में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की और कोलंबस, मोको पोलो, डोस कोडिमगमा, मैक्स थानीज, फाइयान, राहुल संक्रिथेन आदि साहसी यात्रियों से यदि आप थोड़ी भी प्रेरणा ले सके तो आपका जीवन अनेक रोमांचकारी अनुभवों से जुड़ जाएगा। इस कड़ी में एक नाम और भी है, मोहन राकेश। उनकी रचना आखिरी चट्टान में उन्होंने बांग्ला की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के मिलने स्थल पर स्थित कन्याकुमारी के आसपास के दृश्यों का चित्रण वर्णन किया गया है। आइए इस पाठ को हम प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लें और उसकी सराहना करें। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारत के दक्षिणी भाग की भौगोलिक जानकारी दे सकेंगे, कन्याकुमारी और उसके परिवेश का वर्णन कर सकेंगे, समुद्र के बीच में स्थित विवेकानंद चट्टान का वर्णन अपने शब्दों में लिख सकेंगे, कन्याकुमारी का सूर्योदय का और सूर्यास्त का आनंददायक दृश्य का वर्णन कर सकेंगे, अपने शब्दों में कर सकेंगे। यात्रा विदित विद्या के तत्वों के आधार पर आखिरी चट्टान का विवेचन कर सकेंगे। लेखक की ललित्यपूर्ण भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। क्रियाकलाप: क्या आप सूर्योदय से पूर्व उठते हैं? यदि नहीं तो एक दिन उठिए और पूर्व की ओर मुख कीजिए। देखते ही रहिए, पूर्ण दिशा की ओर देखिए। पूर्वी आकाश में धीरे धीरे एक अद्भुत लालिमा छा रही है। यही उषा काल कहलाता है और उस सूर्य की एक हल्की सी लकीर ऊपर उठ रही है। देखते ही देखते सूरज का गोल अपनी किरणों के साथ साथ तेजी से ऊपर उठ गया है। सूरज कितना गोल और लाल नजर आता है, इसे ही बाल सूर्य कहते हैं। जिस सूर्य को हम दिन में थोड़ी देर तक भी नहीं देख पाते, इस समय इतना कोमल और सुहावना लग रहा है। अब इंतज़ार कीजिए शाम का। शाम होते ही पश्चिमी आकाश की ओर देखिए, सूरज का गोल फिर लाल हो जाएगा। आपके देखते ही देखते सूरज का निचला भाग दिखना बंद हो गया है। अरे ये क्या, सूरज का आधा हिस्सा कहाँ चला गया और अब सूर्य का पूरा गोल ही दृश्य हो गया है। ये संध्या काल है। इन दोनों दृश्यों की तुलना कीजिए। कागज कलम लेकर आपके इस अनुभव का वर्णन अपने शब्द में लिखिए। आइए अब हम मोहन राकेश के इस पाठ को अध्ययन पूर्व पढ़ लेते हैं। पाठ बहुत सरल भाषा में है। आपकी सुविधा के लिए जहाँ कहीं कुछ कठिन शब्द आए वहीं हाशियाए पर उनके अर्थ दे दिए गए हैं। मूल पाठ: आखिरी चट्टान। कन्याकुमारी, सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमिका। कैप होटल के आगे बने बाथ टब की बाईं तरफ समुद्र के अंदर में ब्रिस ने चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लहरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिन पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें
मेरे आसपास की स्नेह चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिसे उसके ऊपर चूरा बूंदों की जलियां बन जाती थी। मैं देख रहा था कि अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से स्थित तक पानी पानी था, और भी सामने का स्थित हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के छचित को आंखों में समेटा, मैं कुछ देर भूल रहा कि मैं हूँ। मैं जीवित व्यक्ति दूर से आया, यात्री एक दर्शक, उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहे। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी अब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उभरते विस्तार पर डाली और पास ही एक सुरक्षित चट्टान पर कूद कर दूसरी चट्टान में पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी चित में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूसरी पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ और पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोच, उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्री की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह सैंड हिल थी। इसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर पहुंच बहुत से लोग थे। 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक, 2-3 आधी टोपियाँ वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेट्स होटल के बारे में सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे, और उन लोगों के वहाँ होने से सैलहिट बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुंदर की तरह उस रेशम में लहर पैदा कर रही थी। मशीनरी युवती वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवस में एक तरफ झटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह उसने कुछ दूर पर एक रंगीन बिंदु में ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकी। स्टेल हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ वो एक और ऊंचा टीला था, जो इधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर स्टेल हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घिसता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि उसने आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी देखते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगें थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी चित का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीला पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता है। सूर्य तब पानी से जुड़ा ही ऊपर था। अपने प्रदर्शन की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसा वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो। और मैंने
सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर नारियलों के झुममुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी लटनियाँ ऊपर को उठ रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की तरह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अपनी अपनी उसका निर्माण करके उसे वही उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इसे मन में एक सिंगरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की तरह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना घुल आया, पर वह रंग इतना जल्दी बदल रहा था कि किसी एक क्षण के लिए उसे नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेवसनी में पानी की लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण बिताने पर वह लूहू भी धीरे धीरे बीजने से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा के ऊपर उठी थी, अब उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पर से ही फैल गई थी। एक दूसरे के दूर खड़े झुमुट स्नेह पकड़कर जैसे लगातार सिर धुंध रहे थे और हाथ पैर पकड़ रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुट्ठियाँ भीजता खोलता कभी उस तरह और कभी समुंदर की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैनीहल की तरह देखा। वहाँ सैनियाई में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना असंभव था। मेरे और उन रंगों के बीच स्नेह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस पर बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठ कर नीचे तख्त की तरफ फिसल गया। पर तख्त पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे के बाद भूल रहा कारण था तख्त की रेत। ये पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत दिखी थी, सुरमाई, काफ़ी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई रंग की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढल देने से रंगों के जितने तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ से, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल
कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों के हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बांटूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह साहसी रेत से पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लेट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर उसे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर इस समय पानी की तरफ पाँव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तख्त का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात कैप होटल का डॉन अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई स्नेह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलता बुझता एक आदमी, दक्षिण पूर्व की चित में एक जहाज या मनदीप सी रोशनी, सूर्योदय। अब 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। चट्टान तक से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर वहाँ जा बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा 3 कन्याकुमारी के बेकार नवयुवक थे, जिसमें एक ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहाँ लाए थे। नाव क्या थी, रबड़ पेड़ के 3 तनों को साथ जोड़ लिया गया था। बस इतने ही नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए जितनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी, अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढके रखना चाहा था। पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी वे हल्के हल्के काँप रही थी। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेघर हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुखिया अंधा है। नौकरियों के लिए अजना देना और बैठक आपस में बहस करना। मैं खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी इसी तरह
के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का कूधा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कर रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिल मिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्नेह चट्टानों की होठ से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अंधेरे देखने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें पानी अपनी टोकरियों में शंख मालाएं दिखा रही थी। वह लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइक्यूनस से सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब मुल्हे के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कंडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। आइए समझें। यह पाठ एक यात्रा वृत्त यानी कि यात्रा का विवरण है। इस पाठ को ठीक से समझने के लिए आइए पहले ये जान ले कि यात्रा वृत्त का मुख्य तत्व क्या क्या है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार कहानी, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य विधाओं के तत्व होते हैं, उसी प्रकार यात्रा विधि के भी कुछ तत्व होते हैं। यह है निजता, स्थानिकता, तदनात्मकता तथा चित्रनात्मकता, सरल भाषा का प्रयोग। आइए अब हम यह देखें कि आखिरी चट्टान पाठ में यह विशेषताएं मिलती है या नहीं। यात्रा साहित्य के तत्व के आधार पर पाठ की समीक्षा। निजता। यात्रा साहित्य में लेखक के अपने अनुभवों का वर्णन होता है, दूसरों के अनुभवों का नहीं। इन रचनाओं के माध्यम से हम लेखक के निजी जीवन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण बातों को जानने में समर्थक हो जाते हैं। लेखक यात्रा के दौरान प्राकृतिक दृश्यों में स्वयं को पूरी तरह समा लेता है। वे चेतनाहीन सा उन्हें दिखता रहता है। एक उदाहरण देखिए। तीनों ओर के सिंचित और आँखों में समेटता मैं कुछ देर भूल रहा कि मैं हूँ। उसी प्रकार उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। इस रचना के निम्नलिखित अंश को पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि लेखक कोई भी काम अधूरे मन से नहीं करता। ये कठिनाई से घबराता नहीं। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक नई टीले पार किए। टांगें थक रही थी, मन थकने को तैयार नहीं था। निजता के अंतर्गत आत्मिकता का भाव भी जुड़ा हुआ है। आत्मिकता का अर्थ यह है कि लेखक के निज स्थानों या अभिव्यक्तियों का वर्णन किया है, उनमें या उनके साथ वह पूरी तरह रम पाया है या नहीं। पूरी तरह रम जाना या आत्मिकता है। ये निजता या आत्मिकता ही यात्रा वृत्त को पर्यटन गाइड से अलग करती है। आखिरी चट्टान रचना के उद्धृत निम्नलिखित अवतारण से ज्ञात होता है कि लेखक का मन समुद्र तट की रेत में किस कदर रमा गया है। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूँ, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर फिर किसी दिन आकर उस रेत को बांटूंगा। मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। स्थानिकता से आशय होता है कि यात्रा वर्णन के लिए लेखक एक स्थान विशेष को अपना विषय चुनता है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थान, नगर, वन, समुद्र आदि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, रीति रिवाज, संस्कृत, कला आदि की अपिट छाप लेखक के मन पर अंकित कर देते हैं। अंत जब वह इन सब के बारे में लिखने बैठता है तो उन
विशेषताओं को आज से प्रकट करता है जो उस स्थान से जुड़ी है। उदाहरण के लिए आखिरी चट्टान से लिए गए निम्नलिखित अंश को देखिए, जिसमें लेखक ने कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद चट्टान का प्रभावशाली वर्णन किया है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी चट्टान जिस पर कवि स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। अपने असम प्रकृति प्रेम के कारण मोहन राकेश आखिरी चट्टान के कन्याकुमारी के मंदिर पश्चिमी तख्त रेखा पर स्थित सैलिट के पीछे पश्चिमी स्थित सागर तट के नारियलों के छुरमुट अनेक रंगों की रेत, उनफिरती मचलती हुई सागर लहरों का अत्यधिक मोहक का वर्णन किया है, जिससे सिद्ध होता है कि लेखक ने इस पाठ में स्थान विशेष के स्थान निजता या आत्मिकता स्थापित की है। तथ्यात्मकता। अपने यात्रा विदित में लेखक जिस स्थान, व्यक्ति या अन्य वस्तु का वर्णन करता है, पाठकों को उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी भी देता चलता है। इसे पाठक यात्रा के बिना ही उन तमाम तथ्यों से परिचित हो जाता है। तथ्यों के विवरण से स्थान या वस्तु विशेष का अधिक सजीव चित्रण उभरता है। इसलिए तथ्यात्मकता को स्थानिकता का एक पूरक गुण भी माना जाता है। आखिरी चट्टान के इस अंश को देखिए। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें आसपास की स्नेह चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से टकराती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूड़ा बंदू की जलियां बन जाती थी। इसी प्रकार सैल्ड हिल पर पहुंच बहुत से लोग थे। 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 युवक, 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति, वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रही थी। उन लोगों के वहाँ होने से सैट हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। सूर्यास्त के समय सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों द्वारा रेत पर बिखरा गया रंग समुद्र के पानी का सुनहरी से लाल से बैंगनी और अंत में काला स्नेह पड़ना आदि अनेक तथ्यात्मक विवरण इस पाठ में मौजूद है। चित्रणात्मक सरल भाषा। यात्रा विधित के स्थान, व्यक्ति आदि का विवरण यही अधिक होता है। इन विवरणों को प्रस्तुत करते समय यात्रा साहित्य का लेखन सरल, रोचक और विचारणात्मक भाषा का प्रयोग करता है। इसे कहाँ वर्णन में रोचकता आती है, वही पाठक भी उस विवरण को मनोरोग से पढ़ता है। यात्रा साहित्य के लेखक और पाठक के बीच का सहसंबंध बना रहता है। आखिरी चट्टान की भाषा भी ऐसे ही चित्रणात्मक, सरल और आम बोलचाल की भाषा है। एक उदाहरण देखिए। रेत के होटल का लोग अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई स्नेह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ नीचे, आदमी दक्षिण पूर्व के छित में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। एक और उदाहरण देखिए। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में स्नेह चट्टानों की ओट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य के अर्घ्य देखने के लिए एकत्रित थे।